हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापकों का मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, चैप्टर हमारा 7 चल रहा है, उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, इससे पहले मैं आपको संज्ञा करा चुकी हूँ, सर्वनाम करा चुकी हूँ। आज हम क्रिया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। वर्ब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिया क्या होती है। ठीक है, आ जाइए सभी। देखिए, वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की जानकारी होती है उसको क्रिया बोला जाता है। जैसे कि नहाना, बैठना, लिखना, पढ़ना, गाना, सोना इत्यादि। ठीक है, क्रिया का अर्थ होता है कार्य, कोई कार्य करना या होना। कोई कार्य हो रहा है या हम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब जो क्रिया है वो वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ ही पूरा नहीं होता। एक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है। कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। इसी तरीके से क्रिया को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, कर्म के आधार पर और रचना या प्रयोग के आधार पर। तो आज हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है। देखिए, कर्म के आधार पर होती है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सकर्म, स से अगर आप इस तरीके से सकर्मक, सकर्मक, इससे आप अगर से को हटा देंगे, से का मतलब साथ यानी, और कर्म जो कर्म के साथ हो, ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। मतलब इसमें कर्म होता है। ठीक है, जिन क्रियाओं में कर्म का होना पाया जाता है वो सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। जैसे कि मंजरी किताब पढ़ती है, तो अगर हम पूछें कि मंजरी क्या पढ़ती है, तो मंजरी किताब पढ़ती है। तो किताब क्या है? यहाँ पर कर्म है। ठीक है, और पढ़ना क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर अगर प्रश्न का उत्तर आ रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या, किसे और किसको लगाकर अगर आपको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो ऐसी क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। राजू आम खाता है, तो राजू किसको खाता है? आम को खाता है ना। इसी तरीके से श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्याम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो क्या, किसे या किसको लगाकर अगर उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रिया भी दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक कर्मक यानी जिसमें सिर्फ एक कर्म प्रयुक्त होता है, उसे कहते हैं एक कर्मक। जैसे कि राधा गाना गा रही है, तो इसमें गाना क्या है? कर्म है। ठीक है, राजू आम खाता है, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या या किसे लगाकर इसका भी अभी भी उत्तर हमें मिल रहा है कि राजू आम खाता है, तो राजू क्या खाता है? आम खाता है। मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ? फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक ही कर्म का होना पाया जाता है तो एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया होती है जिसमें दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, ग्वाला गाय से दूध दूहता है, इसमें दूहता क्रिया का कर्म गाय और दूध है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको अपनी तरफ से बताती हूँ। जैसे कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, तो अध्यापक क्या पढ़ाती है? पाठ पढ़ाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए एक बार फिर से एग्जाम्पल। अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाती है, तो अध्यापक क्या पढ़ाती है? पाठ। और किसको पढ़ाती है? बच्चों को। तो क्या और किसको लगाकर अगर दो आंसर आपको मिल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए इवन अपनी कॉपी पर। अगर क्या और किसको लगाकर दो आंसर मिल रहे हैं तो इस तरीके की जो आपकी क्रिया होगी वो होगी द्विकर्मक क्रिया। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जितना मैं आपको इजी वे में और बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ, इतना आपको शायद कहीं पूरे यूट्यूब पर इतना डीप में नहीं मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको टेट लेवल तक का समझाने की, क्योंकि आप अगर यहीं से क्लियर करके चीज़ों को चलेंगे तो आपको एसटेट में, यूपी टेट में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर? चलिए सेकेंड टाइप इसका देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के साथ
कर्म की अपेक्षा ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ पर कर्म नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे कि नरेश हंसता है, मिथिला रोती है। यहाँ हंसना रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। या फिर ये कह दो कि जिन क्रियाओं में क्या और किसको लगाकर उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ये स्वाभाविक होती हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर बताऊंगी, हम रात भर सोते हैं। हम रात भर सोते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर बच्चा सोचेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हम पर पड़ रहा है। जब क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़े? सब्जेक्ट पर पड़े, कर्ता पर पड़े, तो इस तरह की जो क्रिया होगी वो अकर्मक होगी हमेशा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जब क्या और किसे लगाकर उत्तर नहीं मिलता है तब भी अकर्मक क्रिया होती है। जब क्रियाओं में कर्म नहीं होता तब भी अकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पर प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, कर्ता होता है आपका सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट पर फ़र्क पड़ता है तो उसको भी अकर्मक क्रिया बोला जाता है। क्लियर सभी को? अभी यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब हिंदी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अकर्मक से सकर्मक बन जाती हैं, जैसे कि उठना हुआ अकर्मक और उठाना हुआ सकर्मक, ठीक है। उठाया जा रहा है किसी को तो ये हो गई सकर्मक। कटना और काटना, छिलना और छीलना, पिसना, पीसना, चलना और चलाना। ऐसे ही उड़ना, उड़ाना, छटना, छाटना, जगना, जगाना, मरना, मारना, सींचना और सींचना, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जो हमारा क्रिया का जो वर्गीकरण है, दूसरा रचना या प्रयोग के आधार पर किया गया है। एक होती है आपकी सामान्य क्रिया या मूल क्रिया। कौन सी क्रिया? सामान्य या मूल क्रिया, ठीक है। अब देखिए सामान्य या मूल क्रिया आपकी क्या होती है? जब वाक्य में केवल क्रिया का अकेले प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं हम मूल क्रिया। जैसे कि मीरा बहुत रोई, इसमें क्रिया के साथ कोई और अन्य पद नहीं जुड़ता है। जिन क्रियाओं में प्रत्यय नहीं जुड़ती हैं वो मूल क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा पिब, पिब लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी है, या मैंने लिखा पट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पढ़ है, पट का अर्थ निकला पढ़, तो ये पी और पढ़ जो है ये क्या होंगी? हमारी मूल क्रिया होंगी, ठीक है। तो जिन क्रियाओं में प्रत्यय नहीं जुड़ती है वो होती है हमारी मूल क्रिया, ठीक है। जैसे कि राम सो रहा है, राम पानी पी रहा है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त क्रिया। जिस क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ अन्य पद भी प्रयुक्त होते हैं उसको बोलते हैं हम संयुक्त क्रिया, या यौगिक क्रिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिन क्रियाओं में प्रत्यय जुड़ी होती है उनको हम यौगिक या संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ चुका है, तो पढ़ भी ली है उसने और चुका मतलब पढ़ चुका है, तो दोनों हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे कि कल्लू खेलता है, उसे पढ़ना है, ठीक है, या पढ़वाया, तो पढ़ और प्लस ना आ गया इसमें। ऐसे ही खेलता है, खेल प्लस ता आ गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रत्यय जुड़ा है लास्ट में। जब भी लास्ट में प्रत्यय जुड़ा होगा शब्द के तो वहाँ पर यौगिक या संयुक्त क्रिया ही होगी। नेक्स्ट है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये भी दो रूपों में होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे कि राजू हलवाई से मिठाई बनवाता है, तो राजू खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि हलवाई से करा रहा है। तो जब कोई स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य को कराता है तो वो कहलाता है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। बिल्कुल इफ़ेक्टिव और इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। सभी बच्चे कॉपी पर नोट कर लीजिए जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताती हूँ, आपके टेट एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट है फिर नाम धातु क्रियाएँ। अब देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है, ठीक है। सुना तो आपने कई बार होगा नाम धातु क्रिया, लेकिन आज इसको जान भी लेते हैं। देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो बनने वाली क्रियाएं होती हैं उसको नाम धातु कहते हैं। या इसकी या फिर इसकी डेफिनेशन
मेरे तरीके से आप लिखना चाहें लिख लीजिए। ऐसी क्रिया है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनती है। क्या लगाकर बनती हैं? प्रत्यय लगाकर। तो उसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे कि हाथ, अगर हम हाथ में याना जोड़ दें प्रत्यय तो ये हो जाएगा हथियाना। ऐसे ही अपना में पन प्रत्यय जोड़ दें तो अपनापन। गर्म में आना जोड़ दें गर्माना। तो यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है? लास्ट में प्रत्यय जुड़ा है। जब भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगकर क्रिया बनेगी तो वो कहलाएगी नाम धातु क्रिया। क्लियर? अब जैसे मैं वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, लेकिन इसमें मैं एक प्रत्यय जोड़ देती हूँ ई, तो क्या बनेगा? वही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? वही। तो ये भी क्या हुआ? आपका नाम धातु क्रिया हुई। ठीक, नेक्स्ट है फिर आपका चौथा जो प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से जो पहले आने वाली क्रिया होती हैं उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गई, इसमें धोकर का जो प्रयोग है वो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, पूर्वकालिक जो क्रिया है वो आपने भी कई बार पढ़ी होगी पहले भी। इस तरीके से मैंने आपको सारी क्रियाएं बता दी हैं। पूर्वकालिक बता दी, संयुक्त बता दी, प्रेरणार्थक बता दिया। ठीक है, तो आप इन सभी को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आ रही है आपको तो वीडियो की स्पीड थोड़ा कम करके देख लीजिए। वीडियो की स्पीड कम लगती है तो फास्ट कर लीजिए, वो आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं। क्लियर? तो सारी क्रिया मैंने आपको बता दी। तो हमने अभी तक चैप्टर 7 का संज्ञा टॉपिक कवर कर लिया है। दूसरा हमने सर्वनाम हम कवर कर चुके हैं और आज हमने क्रिया को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 7 का ही। ठीक है, सारे ही ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आप पहले से अवगत हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस उन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, उसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। क्लियर सभी को भाई? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और जाते जाते सभी बच्चे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।